दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है कि आपके त्योहार सब अच्छे से बीते होंगे। एक गैप आ गया, 2-3 दिनों से हमारा ये डिस्कशन का वीडियो नहीं आया। राजेश भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी। तो राजेश भाई साहब 2-3 दिन हम वीडियो, ये डिस्कशन वाला वीडियो नहीं डाल पाए। ग्राउंड जी रिपोर्ट्स तो हम जी डालते रहे इस बीच में। तो 2-3 दिन त्योहार भी थे और बीच में कुछ निजी परेशानियां भी थी। तो हम लोगों के पास कोई बहुत बड़ा सेटअप तो है नहीं। तो एक मोबाइल है, एक स्टैंड है बिल्कुल और बिल्कुल एक छोटा सा माइक है जिसके बिल्कुल जरिए आवाज़ हमारी जाती बिल्कुल है। खैर, हमारी कोशिश रहेगी कि हम लगातार कवर करते रहें इलेक्शन को। मीरापुर के इलेक्शन पे बात करेंगे इस वाले वीडियो में हम खास तौर पे। जी जी मीरापुर में इस समय पीक पे इलेक्शन है और जैसा हमने पिछले वीडियो में संभावना जताई थी कि भाई बहुत संभव है कि चुनाव की तारीख पीछे हट जाए। हम बार बार ये बात कह रहे थे क्योंकि इन दिनों चुनाव आयोग का जो कार्यशैली है मोदी रिजीम के भीतर, उस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और ये बात होती रही है कि साहब सत्ता पक्ष के हिसाब से सत्ता पक्ष को फैसिलिटेट करने के हिसाब से वो डिसीजन लेते रहे हैं। हालांकि हरियाणा में भी तारीख बदली थी चुनाव की, वहां बीजेपी ने ऑब्जेक्शन फाइल किया था। पहले 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होना था, फिर फिर 8 में बीजेपी ने वहां ऑब्जेक्शन फाइल किया। उनको लगा कि भाई त्योहार हैं तो वोटिंग परसेंटेज डाउन हो जाएगा, बिल्कुल तो वो जो है 5 तारीख में फिर चुनाव हुए वहां। ऐसे ही ये मीरापुर में हो गया और मीरापुर के साथ चूंकि मीरापुर में करना था तो अकेले सीट पे नहीं कर सकते थे, यूपी की सारी सीटों पे कर दिया फिर। बिल्कुल बिल्कुल हालांकि गंगा स्नान का जो बड़ा इम्पैक्ट है वो तो मीरापुर पे ही पड़ना था। इधर वेस्टर्न यूपी की हाँ सीटों में मीरापुर में गाजियाबाद तो शहरी सीट है, हाँ वहां ज्यादा असर पड़ना नहीं था। कुंदर की थोड़ा एक डिस्टेंस पे हो जाता है तो उधर कुंदर की और खैर में भी बहुत असर नहीं पड़ना था। किसान वाली बेल्ट जो गंगा स्नान से ज्यादा प्रभावित होती है, ये गढ़मुक्तेश्वरा वाला इलाका, हरिद्वार वाला इलाका, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, ये इलाका ज्यादा है। जी जी खैर, तो उन्होंने तारीख अब बदल दी है और अब 13 तारीख के बजाय अब 20 नवंबर को वोट पड़ेंगे मीरापुर और मीरापुर के साथ उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर। तो राजेश भाई साहब, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये जो तारीख में बदलाव हुआ है इसका क्या इम्पैक्ट होगा? हालांकि मीरापुर के लोग तो अच्छा वोटिंग करते रहे हैं पहले भी। मैं आपसे पहले तो जानना चाहूंगा कि वोटिंग ट्रेंड क्या रहा है मीरापुर का, कितने कितने फीसदी वोट वहां के पिछले 3 इलेक्शंस में हुए हैं? देखो डॉक्टर साहब, मीरापुर में जो मतदान होता है, जो वोट परसेंटेज है, वो मतलब एवरेज नहीं, उसका अच्छा परसेंटेज होता है। अगर मैं आपसे 3 चुनाव की बात करूं, अगर मैं 2017 के विधानसभा के चुनाव की बात करूं, तो 2017 में यहाँ 61.76% मतदान हुआ था और तब बसपा के जमील अहमद यहाँ विधायक बने थे। अगर मैं 2000 सॉरी, ये 2012 की मैंने बात की। अगर मैं 2017 की बात करूं तो 2017 में यहाँ अवतार सिंह भड़ाना विधायक बने थे और उस समय 69.49 मतलब 70% मतदान हो गया था। और अगर मैं 2022 की बात करूं, जब 2022 में चंदन चौहान यहाँ से विधायक बने, तो तब यहाँ 68.65 मतलब अच्छा 68 वोट पॉइंट कर गए। मतदान हुआ। तो इतना कम मतदान नहीं होता, मतदान का बहुत अच्छा मतलब एवरेज बहुत अच्छा होता है। और जहाँ तक ये मामला था कि भाई अब दरअसल सही बात तो ये है कि गंगा स्नान से बहुत सारा प्रभावित होने की संभावना थी, लेकिन सवाल इस पर ये खड़े हो रहे हैं डॉक्टर साहब कि भाई जब कहीं चुनाव होता है तो चुनाव में सबसे पहले मतलब एसडीएम से भी बात करते हैं। चुनाव अधिकारी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, वो एसडीएम से बात करते हैं, आम लोगों से भी बात करते हैं, पूरी प्रशासनिक हाँ, मशीन से इलेक्शन बात करते कमीशन हैं, तो जिला कैलेंडर लेवल। देखते हैं पूरा। तो क्या उन्हें ये नहीं पता चला कि भाई गंगा स्नान से 2 दिन बाद चुनाव है, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? और अब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी जैसे गाजियाबाद में आज अखिलेश यादव जी आए रैली में, तो रैली में उन्होंने ये आरोप भी लगाया, उन्होंने कहा कि भाई ये सब बीजेपी को लग रहा था कि बीजेपी हार जाएगी, इसीलिए अपने हिसाब से उन्होंने तिथि बढ़वा दी, ये आरोप लगाया। हालांकि तिहरे आप और हम तो कई बार गए, हम लोगों ने ये सवाल भी खड़ा किया, और हालांकि हम लोगों ने तो जो आम लोगों ने कहा उस पर हमने बातचीत की। हमारा कोई चुनाव आयोग पर सवाल नहीं था, कोई सरकार पर सवाल नहीं था। हमारा ये अपनी संभावना थी, जैसे लोग कहते थे कि भाई गंगा स्नान है, गंगा स्नान से बहुत सारे वोटर वंचित रह सकते हैं, क्योंकि गंगा का स्नान का वेस्ट यूपी में बड़ा महत्व है। पर्व होता है। हाँ, हम लोग सुकरताल भी गए थे, दिखाया भी था दर्शकों को कि ये इतना बड़ा मैदान है और ये धार्मिक नगरी है और चुनाव भी वहीं पर हो रहा है, जहाँ वेस्ट यूपी का एक बड़ा डेरा होता है। तो ये है कि अब तो क्योंकि मतदान जो डेट बढ़ाई है, इससे बहुत सारा जो लोग गंगा स्नान पे जाएंगे वो लोग अपना वोट डाल सकते हैं।
तो खैर ये अलग बात है। तो राजनीतिक दलों का भी एक फेल्योर होता है कि हमारे देश में 30, 40, 50% तक लोग वोट ही नहीं डालते। और ये इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है कि 47 में हम आज़ाद होते हैं और 2024 में आज हम हैं, तो वोटर्स को इतना अवेयर नहीं कर पाए कि 100% तो नहीं, लेकिन 80%, 85%, 90% तक वोटिंग हो और लोग पार्टिसिपेशन करें। हम ग्राउंड रिपोर्ट्स में इसका भी, इस पे वोटर से भी पूछेंगे। हम अनौपचारिक तौर पर जब लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि एक बड़ा तबका ऐसा है जो नोटा दबाने लगा है, एक बड़ा तबका ऐसा है जो ये कहता है कि इलेक्शन से कुछ समाधान नहीं होता, इलेक्शन में कुछ इशू रेज करते हैं नेता अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और फिर चले जाते हैं और वो ग्राउंड पे कोई काम नहीं करते, तो उनका मोहभंग जैसी स्थिति भी उसमें है। तो क्या रीजंस है क्यों वोट नहीं करते हैं लोग, इस पे हम ग्राउंड पे रिपोर्ट्स भी करेंगे दोस्तों। तो फिलहाल एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो मुद्दे हैं वो शायद उतने प्रभावी नहीं होते या राजनीतिक दलों पे उतना भरोसा नहीं होता वोटर्स को कि वो निकल के आए बाहर। और किस किस तरह के मुद्दे अभी चल रहे हैं हवा में, किस किस तरह के सवाल फिजाओं में गूंज रहे हैं। कोई कह रहा है कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, कोई कह रहा है कि जो जातीय संगठन है उन्होंने सत्यानाश कर दिया है और इनको उठा के गंगा में फेंक देना चाहिए। और खड़ा कर दिया। हाँ, तो कोई कोई मतलब तमाम तरह के अपने अपने तरीके से कंट्राडिक्टरी बयान नेता दे रहे हैं। विक्रम सैनी एक अलग तरह का बयान देते हैं, वो कादिर राणा पे अलग तरह के एलिगेशंस लगाते हैं और वो फिर ग्राउंड पे जाके भी कई तरह की बात करते हैं जो भी आप बता रहे थे। जी जी। तो मैं चाहूँगा कि आप जो इस समय प्रमुख दलों के नेता हैं, उनके जो भाषण हैं, उनके जो बोल हैं जिन पे विवाद हो रहा है, जो कंट्रोवर्शियल बातें हैं, उनका मैं जिक्र आपसे चाहूँगा कि आप उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए कि खास तौर पे संजीव बालियान का क्या बयान रहा इस बीच में, विक्रम सैनी के क्या बयान रहे, कादिर राणा ने क्या बोला, ये जानना बहुत रिलेवेंट है। अब देखो, एक पूरे पूरे देश में एक जो बयान है मुख्यमंत्री जी का कि कटोगे तो बटोगे, ये पूरा फेमस हो रहा है इस समय। बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे। अभी आप देखो, 2 दिन पहले मतलब यहाँ मीरापुर विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो मीरापुर विधानसभा में कोई ऐसा इशू नहीं था, बहुत ज्यादा जातियों का कोई इशू नहीं था। हाँ, ये अलग बात थी कि अब जैसे कादिर राणा साहब का केवल हमला बोला पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने, तो वो शैली भी जाति की शैली नहीं थी, अलग शैली थी। हालांकि उन्होंने कहा था कि हमारी जाति के एक जेई को उन्होंने अपनी भट्टी में झुकवा दिया, पर हमें लगता है कि उसमें कोई इसलिए वेट नहीं दिया। अगर ये सत्यता होती तो वो विधायक रहे 2 बार, दूसरी बारी बने, उन्हें उस पर कार्रवाई करा देनी चाहिए थी, क्योंकि पर हमें लगता है कि ये सब आरोप है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजीव बालियान जो पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, यहाँ 2 बार वेस्ट यूपी मुजफ्फरनगर सांसद रहे, उनके एक बयान ने फिजाओं में थोड़ा जहर घोल दिया। जातिवाद का जो मुद्दा था एक अलग तरह तूल दे दिया। जयंत चौधरी, क्योंकि कल सभा है उनकी 3 मीरापुर के अलग अलग गाँव में, और हमने अभी तक इस पूरे भाषण में, हालांकि वो बोलते नहीं कभी इस पे, हिंदू मुस्लिम कभी वो बात भी नहीं करते, कभी ऐसा भाषण नहीं देते कि जो ऐसा लगता हो कि जयंत चौधरी बहुत सौम्य नेता हैं, वो कभी ऐसा भाषण नहीं देते। कंट्रोवर्शियल चीजों से बचते हैं। कल बहुत सारे जो संगठन हैं, जैसे त्यागी समाज के संगठन मांगेराम त्यागी हैं, गुर्जर समाज के कोई थे। डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा क्या था? डॉक्टर संजीव बालियान ने एकाएक एक गांव में मीटिंग होती है तो वहां ये कह दिया कि भाई अब वो जाति के ठेकेदार कहाँ हैं। मतलब आपने याद दिला दिया कि तुम सब आ जाओ, बयान दो, ताकि माहौल, एक अलग तरह का माहौल क्रिएट हो। मतलब वो शायद ये कहना चाह रहे थे कि उन्होंने टारगेट किया जो जातीय संगठनों के नेता हैं उन्हें, और वो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि जो जातीय संगठनों के नेता हैं उनकी हार में उनकी जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं वो उनकी हार के लिए जिम्मेदार हैं। और वो शायद जो है, क्योंकि बीजेपी की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो तो 80-20 की पॉलिटिक्स है ना, वो पोलराइज करने की कोशिश करते हैं हिंदू मुस्लिम में। तो वो हिंदू मुस्लिम का जो पोलराइजेशन है उसको तो ठीक मानते हैं, लेकिन जब कास्ट पॉलिटिक्स में डिवीजन होता है तो उसको अच्छा नहीं मानते। वो बुरा मानते हैं। वो उसको बुरा, वो कहते हैं कि इससे नुकसान होता है समाज का। सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि भाई जितनी भी ये जातियां हैं, जो जातियों के ठेकेदार हैं, जो जातियों के अध्यक्ष हैं, बोले कहाँ हैं ये लोग? मेरे चुनाव में तो सब लोग कूद पड़े थे और सब ने मुझे हर बार आरोप लगाया, अब वे कहाँ हैं सारे जातियों के ठेकेदार? और बोले मुजफ्फरनगर में और इसके आसपास में इतने सारे ठेकेदार हैं, हमें पता नहीं कि किस कानून के तहत वो अध्यक्ष बने घूम रहे हैं, किस कानून के तहत उन्होंने जातियों का संगठन बना दिया और उन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया, अब वो कहाँ हैं? उन्होंने कहा मेरा तो ये कहना है कि अगर यहाँ मीरापुर वे आ जाए जातियों के ठेकेदार
तो उन सबको गंगा में दफन कर दो, उन सबको उठा के गंगा गंगा में में दफन कर दो। अब ये जो जाति पे बोल रहे तो इस पर बुरा रिएक्शन हुआ। हम्म। हालांकि इस चुनाव में अभी तक कोई ऐसी बात नहीं उठी। नहीं, जैसे उन्होंने कहा बात तो उठती है हाँ, राजेश भाई से, मेरा इसमें अलग मानना है। जैसे पूरी जो पॉलिटिक्स है उत्तर प्रदेश की, तो वो कास्ट और रिलीजन में डिवाइडेड है। बिल्कुल विपक्षी दल ये कोशिश करते हैं कि कास्ट डिवीजन हो, कास्ट लेवल पे वो जातीय समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव भी जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं पीडीए का, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, वो भी जातियों का कॉम्बिनेशन है। और बीजेपी की कोशिश ये रहती है कि हिंदू मुस्लिम हो, चूंकि हिंदू मतदाताओं की जातियों की संख्या ज्यादा है, तो 80-20 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। यानी जो समीकरण हमें सूट कर रहा है, जो डिवीजन हमें सूट करता है, वो तो ठीक है। हिंदू मुस्लिम का डिवीजन तो ठीक है, क्योंकि उससे हमें जीत मिलती है। जातियों में डिवीजन ठीक नहीं है, क्योंकि उससे हमारी हार होती है। तो ये अपनी सुविधा के हिसाब से नेता नैरेटिव सेट करते रहते हैं। तो संजीव बालियान जी ने वही नैरेटिव को सेट करने की कोशिश की। डॉक्टर साहब, कल इस पर सवाल खड़े हुए, बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़े किए, वो 2024 के चुनाव पे लेके चले गए। जैसे ये बोले लोकसभा पे उन्होंने कहा भाई कहीं ना कहीं मतलब ऐसे मौके पे जब लोग जाति की बात नहीं कर रहे, जब लोग सब एकजुट हैं, ऐसे माहौल में जातियों के अध्यक्षों को, संगठनों को सब गंगा में बहाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। वो उकसा रहे हैं उन जातीय लोगों को ताकि वो लोग आए सामने। उन्होंने और वो एक बात और कही, जो मैंने सुना उनका वीडियो, उन्होंने कहा कि भाई इनको किसने चुना, इनको किसने जिम्मेदारी दी। तो अब ये तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको संगठन बनाने का अधिकार है। चिट फंड में रजिस्ट्रार के यहाँ सबका रजिस्ट्रेशन होता है, कोई भी आदमी जाके रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो अगर वो संगठन इलीगल हैं तो सरकार को उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और संजीव बालियान जी सरकार में मंत्री रहे हैं, 2 बार के सांसद भी हैं, तो उनको समय रहते अपने कार्यकाल में ये शुभ काम कराना चाहिए था कि जो इलीगल संगठन है उनको बंद कराते, उनके ऑडिट कराते, उनके ऊपर कार्रवाई कराते। तो वैसा तो उन्होंने कुछ नहीं कराया। वो भी अपनी सुविधा के हिसाब से जाट पार्लियामेंट में जाके खड़े होते हैं। बिल्कुल जब मेरठ में जाट पार्लियामेंट होती है तो तब संजीव बालियान जी को सूट करता है उस पार्लियामेंट में जाके भाषण देना। जब जाट रिजर्वेशन की बात होती है तो डॉक्टर संजीव बालियान जी गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ एक डेलीगेशन को लेके जाते हैं, वो कहते हैं कि रिजर्वेशन होना चाहिए। तो तब कास्ट पॉलिटिक्स खराब नहीं है उनके लिए। कास्ट पॉलिटिक्स उनके लिए तब खराब हो जाती है जब 80-20 का समीकरण गड़बड़ाता है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। ये कहा मांगेराम त्यागी, मैं कल सुन रहा था उनकी वीडियो, उन्होंने कहा कि भाई तुम जातियों के नाम पे ये जो प्रतिबंध लगा रहे हो तो उन्होंने कहा कि जब जाट संसद में तुम जाके बोलते हो तो फिर आप उनसे ये सवाल करते कि ये संगठन किसने बना दिया, क्या ये संगठन नियमानुसार बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अब तुम हारे हो तो आपने कुछ गलतियां करी होगी, इस वजह से हारे हो। और हार का ठीकरा अगर जातीय संगठन में फोड़ोगे और बोले इस हालात में इस समय उसका क्या औचित्य था ये सब करने का, और दफन कैसे कर दोगे। ये तो एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि डॉक्टर संजीव बालियान का गोत्र बालियान है और वो बालियान खाप के चौधरी जो है, चौधरी नरेश टिकैत जी हैं। तो अब नरेश टिकैत जी को तो किसी ने नहीं चुना, कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के लिए तो कोई वोट नहीं पड़ा था। तो जो खाप पंचायतें हैं उनकी तो एक परंपरा है, एक लीगेसी है। भारतीय समाज रीति रिवाजों और परंपराओं के हिसाब से चलता है। तो परंपरा के अनुसार टिकैत साहब के बाद उनके बड़े बेटे चौधरी नरेश टिकैत जी को पगड़ी बांधी गई। तो एक तरह से तो उन्होंने जो खाप पंचायतों का वजूद है और उनकी जो अस्मिता है उस पर भी सवाल खड़ा किया। बिल्कुल। तो ये, लेकिन ये इसके पीछे मंशा वही है बेसिकली कि एक तो उनका वो पुराना दर्द आ गया 2024 का जुबान पे। वो दरअसल अभी ऐसा लगता है कि डॉक्टर बालियान जो है हार के कारणों का विश्लेषण शायद ठीक से नहीं कर पा रहे। उन्होंने एक बात अच्छी कही, उन्होंने कहा कि इलेक्शन तो मुद्दों पे होना चाहिए, लेकिन क्या बालियान साहब बेरोजगारी के सवाल पे बात करेंगे? क्या बालियान साहब गरीबी के सवाल पे बात करेंगे? नहीं करेंगे। क्या बालियान साहब जो मुकदमे दर्ज होते हैं उनमें जातियां देखकर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, एनकाउंटर्स जातियां देख के हो रहे हैं, धर्म देख के हो रहे हैं, क्या बालियान साहब इस पे बात करेंगे? उस पर नहीं। किसानों की आमदनी दोगुनी हुई कि नहीं हुई, क्या इस पे बात करने के लिए तैयार हैं वो? उनकी नजर में मुद्दा क्या है, रियल मुद्दे क्या है जनता के? अनएम्प्लॉयड यूथ मीरापुर में इतने बड़े पैमाने पे हमें मिल रहा है, 10-10 हजार की नौकरियां कर रहे हैं बच्चे पढ़े लिखे, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे। पुलिस में भर्ती होती है तो 60,000 वैकेंसी के मुकाबले 60,000 वैकेंसी के मुकाबले 10 लाख लोग जाके अप्लाई करते हैं। तो क्या इस मुद्दे पे बात करने को तैयार हैं वो?
तो सवाल ये भी हैं, सवाल बिल्कुल। और बड़े हैं। उन्होंने बिल्कुल जायज़ बात कही कि मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। क्या इस पे बात होगी कि वेस्टर्न यूपी में कोई एम्स नहीं है? यहाँ गाँव-गाँव में कैंसर के मरीज़ हैं, इलाज नहीं मिल पा रहा है लोगों को, मामूली बीमारियों में लोग मर जा रहे हैं, सीएचसी, पीएचसी पे डॉक्टर नहीं है, मेडिकल कॉलेज में नियुक्तियाँ नहीं हैं, लंबे समय से पद खाली पड़े हैं, डिग्री कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में तमाम पद खाली पड़े हैं, तमाम प्राइवेट सेक्टर को हस्तांतरित की जा रही हैं तमाम संपत्तियां सरकार की। तो क्या इस पे बात करेंगे वो? इस पे बात करने को तैयार हैं वो? क्या रियल में तो इन्हीं मुद्दों पे चुनाव होना हाँ, चाहिए। होना चाहिए, पर लेकिन बात करें। जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो लोग बात करते हैं इन सवालों पे। वो कहते हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट है, वो कहते हैं अच्छा अस्पताल नहीं है, वो कहते हैं अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है। तो क्या रोड नेटवर्क बनाने से केवल इसी को डेवलपमेंट मानते हैं आप? डॉक्टर साहब, ये तो एक व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वो भी हैं। वो उसमें लिखा गया कि सिर्फ इसी मुद्दों पे सिर्फ इन्हीं शब्दों पे बात करनी है, इससे ज़्यादा वो कोई बात नहीं करेंगे। और हमें लग रहा है कि ये जो ऐसे मौके पे उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं और ये जो पूरा एकदम बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्था पे प्रहार किया है, भाई भारत सरकार ने पूरा एकदम एक पूरा स्टाम्प रजिस्ट्रार को तैनात किया है, एक बड़ा सिस्टम है पूरा। वहाँ लोग कहते हैं कि आप संगठन बनाओ, सामाजिक मुद्दे उसमें उठाओ और सामाजिक लोगों को काम कराओ। इस पे अगर ये सवाल खड़ा कर देंगे, आपने सही कहा, तो फिर जो टिकैत साहब हैं, नरेश टिकैत, इन पे भी सवाल है कि नहीं, भाई आपका कैसे संगठन तैयार इससे हो भी गया? बड़ी बात यह है कि जब बालियान साहब बुढ़ाना में जाके कहते हैं, हुँ, बुढ़ाना में जब उस नौजवान के घर पहुंचते हैं जिसने नासमझी के चलते या किसी दुर्भावना के चलते या किसी बहकावे के चलते या जो नैरेटिव सेट किया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा, उसमें बह के उसने एक टिप्पणी कर दी आपत्तिजनक, और उस टिप्पणी पे वो अरेस्ट हो जाता है। तो बजाय इसके कि उसके घर जाके या नौजवानों को समझाते कि भाई सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखना चाहिए, एक दूसरे के धर्मों का, एक दूसरे की जातियों का, एक दूसरे की पूजा पद्धतियों का हमको सम्मान करना चाहिए, बच्चों को ये संस्कार देने के बजाय वो वहाँ जाके कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन हो सकता है। तो ये हम हमारे नेता किस तरफ ले जाना चाहते हैं समाज को, ये बड़ी चिंता का विषय है। और ये यही बहस मुद्दे हैं डॉक्टर साहब, यही मुद्दे हैं, इनके असली मुद्दे यही हैं। डेवलपमेंट का यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, रोजगार का कोई डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, वो जो है अभी उँगली में गिना देंगे 20 मुद्दे। अभी जब एम्स की बात करेंगे, अस्पतालों की बात करेंगे, जितना जल प्रदूषित हो गया इसकी बात करेंगे, शुद्ध सारी पानी की बात नदियां करेंगे। वेस्टर्न यूपी की मर चुकी हैं। हिंडन नष्ट प्राय है, काली नदी में जहर बह रहा है, फैक्ट्रियों का सीवेज बहता है, कृष्णा नदी का अस्तित्व खत्म हो चुका है, गांव गांव में कैंसर के पेशेंट हैं, AQI इस समय लगातार 400 के आसपास चल रहा है, सांस लेने NCR की पूरी बेल्ट में हवा सांस लेने लायक नहीं बची है। ये सब इन सब मुद्दों पे चुनाव में चर्चा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, डॉक्टर साहब, एक मेरे याद आ गया, जब हम छोटे थे तो वहाँ बहुत सारी रिश्तेदारियाँ हैं उधर शामली की तरफ। तो जब हम मुज़फ्फरनगर से बैठते थे बस में, तो वहाँ तक बहुत सारी नदियाँ पड़ती थी। बहुत सारी नदियाँ, उसमें काली नदी भी है, उसमें हिंडन नदी भी है, उसमें कई सारी नदियाँ हैं, मेरे सब नदी याद नहीं। अब आप बताओ कि ये इन पे भी सवाल है, 10 साल आप केंद्र में मंत्री रहे और जब जल की बात होती है तो हमें तो लगता है नहीं कि कोई नदी ऐसी होगी हो कि कोई नदी प्रदूषण से बाहर आ गई हो। काली नदी को लेकर बहुत सारे शोर मचे, हमें तो नहीं लग रहा कि भाई कहीं कोई इस पर काम किया गया हो। ये मुद्दे हैं डॉक्टर साहब, इन मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते, वो रटे हुए मुद्दे हैं, उन पे बात करते हैं। डेवलपमेंट भी रटा हुआ है। हाँ, हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है वो तो है रटा हुआ, उस पर बात करेंगे एकदम। एक नवाज देवबंदी साहब का शेर है, वो हम्म, उसमें कहते हैं, हम्म, उसका सार ये है, लब्बो लुबाब ये है, वो कहते हैं कि अगर अनपढ़ लोग, बिना पढ़े लिखे लोग या जाहिल लोग, अनपढ़ का मतलब जाहिल होना नहीं है, हम्म, दोनों में डिफरेंस है, हम्म, वो कहते हैं कि वो अगर ऐसी बातें करें तो चलेगा, हम्म, लेकिन पढ़े लिखे लोग समाज को बांटने की बात करें तो नहीं चलेगा। तो ये बड़ा अफसोसनाक है, ये बड़ा दर्दनाक है। और डॉक्टर बालियान तो साइंटिस्ट हैं, वेटरनरी साइंटिस्ट हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं, वेटरनरी साइंस उन्होंने पढ़ी है, वो लॉजिक भी जानते हैं। और मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ कि मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए बिल्कुल। और उनको ये पहल करनी चाहिए। वो 2 बार के सांसद हैं, मंत्री हैं, जनता ने जितना उनको दिया है कम लोगों को मिलता है। और डॉक्टर साहब, और ये तो उन्हें एनालिसिस करना चाहिए, इसलिए सबको जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए कि अगर वो हारे हैं, इसका मतलब कुछ कमियां रही होंगी। क्या कमियां रही जिसकी वजह से इतने सारे, अगर वो कहते हैं कि इतने सारे संगठन मेरे खिलाफ हो गए,
तो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ कमियां तो होंगी, उन पे उन्हें पुनः विचार करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, और अगर कोई भूलवश हुआ तो उसमें सुधार करना चाहिए। राजनीतिक लोगों को चूंकि राजनीति करनी होती है, रास्ते कभी बंद नहीं करने चाहिए, और हमेशा ऐसा कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए जो आने वाले समय भविष्य में वो दीवार बन जाए। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जाहिर कीजिएगा। आप सहमत हो सकते हैं हमारी बातों से, असहमत हो सकते हैं। आपकी सहमति और असहमति दोनों बहुत वैल्यूएबल हैं, और आपके कमेंट्स के आधार पे हम अगले वीडियो का कंटेंट तैयार करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। आपको सहमत असहमत होने का भरपूर अधिकार है। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।